नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तूफान, साइक्लोन, चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय, जिसका मतलब ही तबाही होता है बंगाली में, वो गुजरात के तट से टकराया है। वो धीरे धीरे करके अब अंदर आ रहा है और धीरे धीरे अपनी तीव्रता खो भी रहा है, कम भी कर रहा है। लैंडफॉल के बाद ये होता है, ये हमने कई बार देखा है। तो गुजरात के कच्छ से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय आगे की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात में जगह जगह राहत और बचाव का काम जारी है। कई एजेंसियां मिलकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले गई हैं। वहीं कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं। करीब 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं, उन्हें भी हटाया जा रहा है। करीब 1000 गांव में बिजली गुल हो गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से काफी परेशानी हो रही है, जैसे कि तस्वीरों में दिन भर आज हमने देखा भी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है, ऐसा अभी तक आधिकारिक रूप से बताया गया है। एनडीआरएफ के मुताबिक तूफान के तट से टकराने के बाद, यानी कि लैंडफॉल जिसे कहा जाता है, उसके बाद से किसी की भी मौत नहीं हुई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आज रात चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय एक डीप डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि अब वो चक्रवाती तूफान नहीं रहेगा। डीप डिप्रेशन का मतलब हुआ कि हवाएं चलती रहेंगी, सामान्य से थोड़ी ज्यादा होंगी, लेकिन वो तूफान का शक्ल अब नहीं लेगी जहां भी होगा वो, जिसकी वजह से उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में बारिश होगी। तो बारिश अभी भी हो रही है और लगातार मूसलाधार हो रही है। कल तक इन इलाकों में बारिश जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि यह एक चैलेंजिंग तूफान था। तो यह एक बड़ी बात कही है मौसम विभाग ने कि वो इस तूफान को चैलेंजिंग तूफान बता रहे हैं। और इतने सारे तूफानों से निपटने के बाद अगर मौसम विभाग ये कहता है तो ये संभवतः बड़ी बात होगी। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये तूफान दरअसल कई बार लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। कल के कार्यक्रम में हमने ग्राफिक्स के माध्यम से, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से आपको ये दिखाया था कि 3 बार तो हमने ही देखा कि वो बदल रहा है और उसके बाद फिर तीव्र गति से अंदर आया। और जितनी जल्दी तूफान लैंडफॉल करके कमजोर होता है या टूटता है, वो नहीं हुआ। उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम हो रही है। इस वजह से मौसम विभाग का यह मानना था कि यह चुनौती है। मौसम विभाग के डीजी ने यह भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अरब सागर में ज्यादा तीव्रता वाले चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ गई है। आने वाले समय में यह भी बढ़ सकती है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो यह खतरे की बात है, लेकिन तैयारी अब इसी हिसाब से करनी होगी। लेकिन आज दिन भर हुआ क्या, देखिए, कल जब ये चक्रवाती तूफान आना था उससे पहले लगातार स्टूडियो से नहीं, जमीन से जमीनी हकीकत दिखाते एनडीटीवी के राजेंद्र दयालकर, गोविंद मूर्ति, ये दोनों वीडियो जर्नलिस्ट हैं। दिक्कत ये हो जाती है अक्सर कि ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में आप कैमरे पर रिपोर्टर को तो देख लेते हैं, लेकिन जो कैमरामैन पीछे से जोखिम उठा रहा है उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो कैमरे में दिखता नहीं है। तो राजेंद्र दयालकर, गोविंद मूर्ति, तनुश्री पांडे और हमारे सोहित मिश्रा, लगातार ये 4 लोग सुरक्षित रह करके, क्योंकि ये भी रहना बहुत जरूरी था ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में, लेकिन लगातार सच्ची रिपोर्ट, असली रिपोर्ट, फैक्चुअल बातचीत आप तक लेकर के आ रहे थे। कल आपने देखा तूफान से पहले, फिर तूफान रात में आया। रात में तो नहीं पता चला कि क्या हुआ, क्योंकि अंधेरा हो गया, बिजली कट गई थी। लेकिन सुबह होते ही ये 4 लोग निकल पड़े अपनी ग्राउंड रिपोर्ट फाइल करने के लिए। आज दिन भर इस तूफान ने क्या तबाही मचाई, कितनी तैयारी थी जिससे तबाही कम हुई, आइए देखते हैं हमारे इन 4 साथियों की ये रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के समुद्री तट से टकराने के बाद अब भी मांडवी और बाकी इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझें कि हालात जब तट से टकराए होंगे तब कितने गंभीर रहे होंगे कि पूरे का पूरा जो पेड़ है वो उखड़ कर गिर जा रहा है। और जो जड़ से ये पेड़ अगर उखड़ रहे हैं और ये केवल तेज हवाओं की वजह से हैं, तो रात में
क्या हश्र और जगहों पर समुद्री तट के पास रहा होगा, ये समझा जा सकता है। अब जहां मौसम विभाग का ये कहना है कि तूफान रात को गुजरा है यहाँ से, तो वही अब भी जिस तरह से तेज़ हवाएं चल रही हैं उससे समझा जा सकता है कि हालात कितने ख़राब हैं। अब ये केवल एक पेड़ की बात नहीं है। जिस मांडवी के हम इस सड़क पर मौजूद हैं, ये यहाँ के एक मुख्य द्वार है और यहाँ पर आगे जाकर इस तरह के और भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा जो सड़क है उसका हश्र यही है। हवाएं तेज़ हैं, हालात गंभीर हैं और इस सब के बीच में जो सड़क है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो पेड़ गिरने की वजह से या पेड़ उखड़ जाने की वजह से वो हालात यहाँ पर सड़कों पर देखा जा सकता है। अब वो हम आगे के आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे उस मुख्य रास्ते की, और अगर आप देख भी सकें कि जो भारी बारिश है और साथ ही साथ जो तेज़ हवाएं हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम ये इन तस्वीरों पर आप नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि हालात कितने गंभीर हैं अभी भी कई इलाकों में। अब इस पूरे रास्ते को क्लियर करने में भी प्रशासन को कई दिक्कतों का सामना और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप तेज़ हवाएं और भारी बारिश देख रहे हैं, तो इस सब के बीच में इन सभी रास्तों को क्लियर करना, कई निचले इलाके जहाँ पर पानी भरे हैं उसका ध्यान रखना, तो ये सारी चुनौतियाँ रहने वाली हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इससे समझ में आता है कि प्रभाव कितना है। और ये केवल एक दो जगह की बात नहीं है, लगभग जितने भी इलाके हैं जो इससे प्रभावित हैं आपको इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर देखने मिलेंगी। और प्रशासन के सामने अब चुनौती इन्हीं सभी जगहों को ठीक करने, दुरुस्त करने और एक बार फिर से यहाँ पर जीवन को सामान्य करने की होगी। लेकिन जिस तरह के हालात हैं आप ये समझ लें कि जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है वो अभी और कुछ समय के लिए तो वहीं पर रहेंगे जब तक हालात काबू में नहीं आते हैं। बारिश और तेज़ हवाओं का असर साफ तौर पर आप देख सकते हैं और मांडवी बीच के पास मौजूद इन दुकानों का हश्र बताते हैं कि समुद्री तट पर जब ये तूफान टकराया था तब इसका क्या हश्र रहा होगा। आमतौर पर जो लोग यहाँ पर थे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, लेकिन उनके जो दुकान थे, उनके जो सामान थे, कुछ मूल्यवान वस्तुएं थी वो यहीं पर मौजूद थी। और ऐसे में जो भारी बारिश और जो तेज़ हवा है उसने इनका जो पूरा जीवनचर्या था उस पर इसका असर पड़ा है। लोगों के जो सर्वाइवल पर इसका असर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। हम इस वक्त जकाऊ में मौजूद है और साइक्लोन बिपरजॉय कल गुजरात के कोस्ट पे तट पे टकरा के निकल चुका है, पर अभी भी जो इम्पैक्ट है, जो उसका आफ्टरमैथ है वो देखने आपको मिल सकता है। जो विंड स्पीड है वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जो इलेक्ट्रिक पोल था, जो ट्रांसफार्मर था पेड़ के साथ, वो पूरी तरीके से ढह चुका है। ये वो जगह है जहाँ पे अभी तक एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुँच पाई है इस पेड़ को हटाने के लिए और इस पावर पोल को ठीक करने के लिए, क्योंकि यही आशंका लगा रहे थे सारी एडमिनिस्ट्रेशन कल कि इतनी जो तेज़ बारिश है, इतनी जो तेज़ हवा आप देख रहे हैं, इसके चलते इस तरीके का नुकसान, इस तरीके की जो डेवस्टेशन है वो होना बहुत लाजमी बात थी। और इसीलिए अभी तक भी गुजरात में रेड अलर्ट बरकरार है। सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो अपने घरों पे रहें, सड़कों पे ना निकले। पर ग्राउंड पे एक डेस्परेट सिचुएशन भी आ चुकी है, जहां जितने भी शेल्टर होम्स थे वहां पानी की कमी हो रही है, खाने की कमी हो रही है। जितने भी होटल्स थे वहां पे पावर बैकअप भी खत्म हो चुका है। जो स्टेट अथॉरिटीज़ है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट जो पावर बैकअप है उसको वापस मेंटेन किया जा सके। जितने भी पोल्स टूटे हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके ताकि लोगों को अपने घरों से बाहर ना निकलना पड़े। पर इस वक्त पे जो एक सबसे ज़रूरी बात बनी हुई है कि साइक्लोन भले ही गुजरात के कोस्ट पे टकरा के निकल गया है, पर उसका असली जो असर है वो अभी ग्राउंड पे देखने मिल रहा है। इसलिए लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि घरों के अंदर रहे। आप देख सकते हैं कि हम बहुत मुश्किल से यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि जो विंड स्पीड है, जो हवा की जो तेज़ी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है और जो बारिश है वो भी लगातार बढ़ रही है। और इसी के चलते पूरा जो जकाऊ रीजन है वहाँ कई ऐसे टेम्प्रेरी शेल्टर्स हैं जो कि टूट चुके हैं, ढह चुके हैं। बहुत से पेड़ हैं, पावर पोल्स हैं जो कि पूरी तरीके से ढह चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार इसी कोशिश में लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी इनको क्लियर किया जा सके ताकि इनके चलते और किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो जाए या किसी और तरीके की दुर्घटना ना हो जाए।
चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के साथ जो भारी बारिश हो रही थी उसका असर खास तौर पर जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं निचले इलाकों में देखने मिल रहा है। मांडवी के इन निचले इलाकों में आप देखिए ऐसा लग रहा है ये जो पक्के रास्ते हैं यहाँ पर से नदियाँ बह रही हैं, इस तरह के हालात हैं और पानी का फोर्स अब भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में आप देखेंगे हम भी सतर्कता बरतते हुए यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन लोगों के घरों में और आगे भी कहा जा रहा है कि पूरा गांव है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर रिस्क है हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस फोर्स में ये पानी जा रहा है उसका असर आप देखिए कितना यहाँ पर देखने मिल रहा है। ये जो निचले इलाके हैं यहाँ पर लोग रहते हैं और जो प्रभाव है पानी का और जो फोर्स है उसका असर निचले इलाकों में सबसे ज़्यादा होगा। अब पानी निकलने में समय लगेगा, निकलने के बाद जो बीमारियाँ होंगी वो अलग, तो जो चुनौती रहती है प्रशासन के सामने वो बहुत ज़्यादा है। जो निचले इलाके हैं मांडवी में वहाँ पर जो लो लाइंग एरियाज हैं वो पानी पूरी तरीके से भर चुका है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय विधायक अनिरुद्ध दवे जी वो मौजूद हैं। आपसे जब पिछली बार मिले थे तब हमने ये तो बात किया था कि स्कूल में किस तरह से लोगों के लिए वहाँ पर तैयारियाँ की हैं, लेकिन ये जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पर निचले इलाके हैं वहाँ पर जो पानी भरा है इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी भर गया? इसका एक ही कारण है, कल रात को जो भारी चक्रवात का जो तूफान का असर था वो तूफान के असर में पवन की गति भी बहुत तेज थी, बारिश भी बहुत तेज थी, तो उसके कारण पेड़ बहुत गिरे हैं। पेड़ गिरने के कारण जो पानी का जो कैचमेंट एरिया होता है ये पानी पूरा तालाब में जा रहा है। यहाँ आगे आके जाके तालाब है, ये कैचमेंट एरिया है, उसका पानी जाने का रास्ता है, पानी का जाने का रास्ता है, उसके बीच में पेड़ गिर गए हैं। जो पेड़ गिरने के कारण पानी का जल भराव हो रहा है, इसके कारण निचले एरिया में जो लोअर लाइन एरिया है उन सभी जगह पे पानी भरा हो रहा है। लोगों के घर में पानी गया है, मगर ऐसा नहीं हुआ है कि रेस्क्यू करना पड़ेगा या फिर भी हम ये जीप पे निकले हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, घर घर में जाके पूछते हैं कि क्या आपको दुविधा कुछ है तो हम आपको यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाएं। लेकिन यहाँ पर भले रेस्क्यू ना करना पड़े लेकिन लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, तो ये सारी चीजों के बारे में भी क्या प्रशासन बात करने वाला है सर? इसके लिए आगे जाते हुए प्रशासन भी उसके कुछ न कुछ उपाय ढूंढेगा, निकालेगा। अब ये पानी या कहीं पेड़ गिरे उसके लिए क्या कुछ करने वाला? हमारी टॉप प्रायोरिटी है, पहला तो जो पानी जहाँ पे भरा हुआ है उसको निकालना, जो पेड़ गिरे हैं उनको हटाना और फिर इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करना है। मुझे इतना श्रद्धा है तंत्र के ऊपर और तंत्र की इतनी टीम आई हुई है कि विद इन 48 आवर्स इट विल बी ए नॉर्मल। कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये इतना पानी भरा है या इससे भी ज़्यादा पानी भरा है, क्या हुआ है? नहीं, पानी उस साइड में इससे ज़्यादा है। हाँ। और इधर पे इतना पानी कभी नहीं आया है। इस साल बिपरजॉय वावाजोड़ा है उसी समय पे इतना पानी इधर आया है। उधर अभी दूसरे तरफ हमने घरों में कितना पानी होगा? दूसरे तरफ उधर 2 से 3 घर ऐसे हैं जिसमें पानी इतने 2-4 फीट तक, इतने स्तर तक चला गया। वहाँ आराम से आइएगा, यहाँ पे फोर्स है ज़्यादा, संभल के आइएगा। सो इवन यू सी एट द फोर्स ऑफ द वाटर दैट्स प्रेजेंट ओवर हियर। आपका घर है ये तो पानी भर रहा है, तो क्या करेंगे अभी आप लोग? पानी अभी तो पानी इतना नहीं है, आएगा तो कुछ सुरक्षित जगह पे जाना पड़ेगा। तो ये पानी कम है आप कह रहे हैं, आगे क्या और भी है इसका असर? आगे बहुत है पानी, अभी आगे बहुत है। Truck which is right now taking these people, as all these people who have been living in the low-lying areas, their house has completely destroyed. Right now I have with me one of the women who is crying and she is saying that her house has completely collapsed and she has not got any help. माता जी, आप कहाँ से हैं आप? लाइजात घर में। क्या हुआ आपको? यहाँ बता परिवार से हमारा बता। क्या हो गया? यहाँ थी। आपका घर टूट गया? हाँ, बता टूट गया घर। काय न बहम टूट गया, काय न थी। लेके आए ट्रैक्टर लेके आए पर छोकरा चढ़ाया मुँह से काय न थी। आपके परिवार वाले ठीक हैं? परिवार पता ठीक रह गया, आप पत्थर उठ गया, डेला मकान उठ गया, काय न थी मकान हमारा पूरा मकान उड़ गया आपका? पर पूरा मकान उड़ गया, काय न थी कहीं तो निसार गया यहाँ। The family you see behind me, this family has lost its home. All of them have lost their homes, their houses have completely collapsed, and right now they are forced to live in a shelter home. And this particular shelter home where we are standing right now,
this is now overflowing with people who were being evacuated yesterday due to the cyclone, and they do not have any space, and they are saying that the men in their family are still in those houses which have collapsed, and they really worry for them. Only the women and the children have been brought in here as they had no other place to go. आपका नाम क्या छो? पची बेन उम्र कितना होगा? उम्र तो 45 खनों से। आप लोग का घर का क्या हुआ, मुझे बताइए पूरा। घर मड़े ओडी गया की नहीं रे घर जब पत्रा मड़े ओडी गया, मकान मड़े की नहीं मड़े ओडी गया। इनके घर का वो पत्रा ये सब वो उठ गया है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा इधर व्यवस्था करने में आया है। इनको खाने की व्यवस्था और सब गांव के और आरएसएस के ये यहाँ पे स्वयंसेवक है, वो अपने घर से बना के इनको सब खाना बना करके, और सर इनको रूम की व्यवस्था और सब आपका कच्चा मकान था? पक्का मकान था, कच्चा था मकान था, बता उठ गया। पक्का मकान था? हाँ पक्का। वो भी टूट गया? बता टूट गया है, क्या नहीं अमरूद टूट गया। बता कल कितने बजे हुआ ये, आप मुझे बता पाएंगे किस समय पर हुआ है? 12 बजे थी तो नहीं 12 बजे। और अभी क्या आप लोग अपने साथ क्या सामान ला पाए हैं, इनसे पूछिए। લુગડા પહેરે લુગડા આયા બેન, કાઈ નથી ઘરનું કાઈ હોય તો અમે લઈને અહીંયા આવીએ ને બેન, શું કાઈ નથી લે છોકરા લઈ આયા ખાલી, બીજું કાઈ નથી લઈ આયા। बच्चों को लेकर आप आए हैं, बस सामान सब रह गया? हाँ रह गया, सब कीमती सामान पैसे वैसे सब रह गया? બધું રહી ગયું, કાઈ નથી, છોકરા લઈને આયા ખાલી બસ। और ये आपकी बेटी है जो आप बता रहे थे कि चल नहीं पाती है, ये अपाहिज है ये? नहीं। सुशीज बैठ जाइए आप, प्लीज बैठिए। आप अभी मुझे, आपका क्या नाम होगा? मेरा रीना बेन, आप मुझे बता रहे थे कि आप ओढ़ने के लिए कपड़े भी कुछ नहीं लेकर आए, और कुछ भी नहीं ओढ़ने का कुछ भी नहीं है, और पहले बच्चे भी ऐसे हैं, और सब कच्चा मकान था वो भी हमारा गिर गया, और सब नरिये सब उठ गए, सब ऐसा बिखरा पड़ा है, और सब जगह ऐसे पैर पड़ा है पीछे। घर में पैसे भी होंगे, वो भी सब बह गए? सब बह गए, ऐसा है। इसका भी घर का सब ऐसे घर का नहीं है, और इसका दान वैसे बहुत दब गया, इसका दान था ना वो भी बिखर गया, ऐसा सब पैसे टका बदे दब गया, घर टूट गया माथे, जो पैसे थे वो भी वहीं रह गए, बदे दागिने। हम जहाँ पर मौजूद हैं वो एक निचला इलाका है, ऐसे में कहीं ना कहीं पानी यहाँ से समुद्र की तरफ जाना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मुझे दूसरे कहीं इलाके में जाने हैं, जब कोई जानकारी भी मिलती है, कहीं से भी हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यह जो समुद्री तट के पास निचले इलाके हैं वहाँ पर हर तरफ पानी भरा हुआ है, तो रिस्क क्योंकि हम ले नहीं सकते, और कहीं कहीं कमर से ज़्यादा पानी है, तो ऐसे में जो यातायात है उस पर पूरी तरह से इसका असर पड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर भी आप देखें जो तूफ़ान है, उसके बाद जो आफ्टर मैथ था वो देखने मिलता है। ऊपर के जो यहाँ पर छत थे वो टूट गए हैं, नीचे भी आपको सामान गिरा हुआ और नज़र आएंगे। तो ज़रूर तूफ़ान यहाँ से गया है, लेकिन उसका असर आने वाले समय में देखने मिलेगा। जो पानी है, जल जमाव यहाँ पर है, तो आने वाले समय में जो बीमारी बढ़ने का खतरा, और ये पानी जाने के बाद जो लोगों को घरों में नुकसान हुआ है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो चुनौती अब बरकरार रहेगी आने वाले कुछ समय के लिए। कल से ही यहाँ पर बिजली नहीं है, लोगों को अलग अलग परेशानियाँ हो रही है, पानी की भी किल्लत हो रही है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है, और उसको एक बार फिर से चीज़ों को वापस सामान्य होने में कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा। याद करो प्रीतनो संख करो, याद रे करो, याद नु याद तारो, दिल रे तारो, दिल नु संख तिना प्रीतना भूलो, याद तू प्रीतना रे भूलो, आवो तारी याद छोड़ो, तारी प्रीतनी शंख बजाई। तो जैसा कि आप अभी देख रहे थे, ये पूरे दिन क्या क्या हुआ उसका घटनाक्रम है। अलग अलग राहत शिविर जो हैं, जो रिलीफ शेल्टर कैंप जो लगाए गए, उसमें लोग किस तरीके से रह रहे हैं,
छोटे बच्चों को शांत करने के लिए कि वो परेशान ना हो, उनके लिए लोरी गाई जा रही है। ये सारी चीज़ें हकीकत हैं, हम देखते हैं, पर ये सब गुजरात में हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, कल से लगातार बिपोरजॉय का जितना भी आतंक रहा है उसमें सारा फोकस गुजरात पर केंद्रित है, और उसका कारण क्या है मैं आपको वो दिखा दूं। देखिए, उसके लिए कल अगर आपको याद होगा मैंने एक मैप दिखाया था, आज वो फिर से आपको मैप दिखाते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले। ये zoom.earth के माध्यम से सैटेलाइट इमेज है जो कि ये बताती है कि अभी जहां पर आई ऑफ द स्टॉर्म है वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन गुजरात में भी अगर आप देखें, मैंने क्लिक करके रखा है, ये प्रेम सिंह आपको दिखा पा रहे होंगे, 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी भी चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां 105 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं कहीं 76 है, कहीं लगभग 100 है, ये अभी की स्थिति है। और यही हवाएं जो हैं वो राजस्थान में भी हैं, लगातार देखिए, कहीं 73, कहीं 82, कहीं 90, इस तरीके के हवाएं राजस्थान में भी चल रही हैं। अब जाहिर सी बात है, ये राजस्थान के जो इलाके हैं जो कि गुजरात से जुड़े हुए हैं, वहां पर भी इस चक्रवाती तूफान का असर दिख रहा है। अब ये जो इमेज है ये एक और बड़ी रोचक चीज दिखाती है। मैं अगर ये जानना चाहूं कि कल रात 9:30 बजे ये तूफान कहां होगा, ये तूफान का रूप नहीं लेगा, कम हो जाएगा तीव्रता। कल अगर आप देखें तो ये, जैसे कि आप देख रहे हैं, बाड़मेर, पाली और बगोड़ा के बीच में होगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखें लगातार हवाएं कहीं 60, कहीं 70, कहीं 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल भी चलती रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम गुजरात के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन साइक्लोन बिपोरजॉय का असर राजस्थान में भी देखने को मिला है। और कहां कहां देखने को मिला है, आइए आपको जरा वो बताते हैं। कुछ जिले हैं जैसे कि जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, यहां पर भी बहुत भारी बारिश हो रही है। इन जिलों में बारिश में बहुत तेज शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, उसकी भी खबर आ रही है। बाड़मेर में बारिश हो रही है, सोचिए रेगिस्तान में तेज बारिश, यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं जिससे लोगों को परेशानी ना हो। हालांकि यहाँ निचले इलाकों में पानी भरने की भी खबर लगातार आ रही है। वहीं उदयपुर में भी तेज बारिश हो रही है। तूफान के असर की वजह से राजसमंद, डूंगरपुर में भी बारिश लगातार होगी। हालांकि एक बात जो कही जा रही है वो ये है कि बारिश का फसलों पर अच्छा असर होगा, लेकिन पूरे सीजन की बारिश अगर सिर्फ 2 दिन में होगी तो हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आप सोचिए, जो पानी बरसना है महीने भर में या 45 दिन में, वो अगर 2 ही दिन में बरस जाएगा तो जाहिर सी बात है, वो भी रेगिस्तान में, तो फिर कैसी स्थिति होगी। अब आप लाख तैयारी कर लें, उसके बाद भी क्या आप इससे निपट पाएंगे। तो राजस्थान में आपने कभी ये सब सुना ही नहीं था। आपने सुना है चक्रवाती तूफान राजस्थान में, लेकिन अब ये स्थिति आ रही है। शायद इसी को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कहा जाता है कि अब इस तरीके की चीजें और बढ़ रही हैं। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि उन्होंने बहुत प्रबंध किया है, लेकिन इसकी पूरी स्थिति कि कितना नुकसान हुआ वो हमको आगे ही पता चलेगा। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। जी देखिए, बिल्कुल जो राजस्थान में जब ये साइक्लोन अब प्रवेश करने वाला है, तो ये साइक्लोन का रूप नहीं लेकर लेकिन डिप्रेशन का रूप लेकर प्रवेश करेगा, यानी कि इससे भारी बारिश होएगी, लेकिन साइक्लोन जैसे जो नुकसान है वैसे यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखने की बात है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि जो हवा है वो 60 और 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। अब ये प्रवेश करेगा बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली और उदयपुर, उस संभाग, उस एरिया से प्रवेश करेगा, बारिश लेकर आएगा और फिर ये मध्य राजस्थान की तरफ जाएगा और फिर अगले 48 घंटों में ये ईस्ट राजस्थान तक पहुंचते हुए बिल्कुल ही एक तरह से हल्का पड़ जाएगा ये साइक्लोन। अब इसमें जो बात है वो ये है कि राजस्थान के लिए अगर जैसे जो लोग निचले इलाकों में हैं, फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, लोगों के घरों में पानी भर सकता है, खासकर बाड़मेर जैसी जगह में जहां पर क्लेई सॉइल है,
तो वहाँ पर उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है और स्कूल में शेल्टर दे दिया गया है, पंचायत भवन में जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ पर वो लेके गए हैं। लेकिन बाकी राजस्थान के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि अगर अच्छी मात्रा में बारिश हो जाती है तो 70% जो राजस्थान में कृषि है वो पूरी तरह से बारिश या मानसून पर ही निर्भर करता है। अब बुआई का सीजन बस करीब 10 दिन दूर है, तो अगर बारिश हो जाती है तो राजस्थान के लिए अच्छा संकेत है और बुआई के पहले खेतों में पानी आएगा तो खेतों में नमी बनी रहेगी और खासकर बाजरा जैसी जो फसल है उसके लिए वो लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि बाजरा और जो पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान इलाके हैं वहाँ पर कम बारिश में कम पानी में ये फसलें हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता है, हो सकता है कि ये उल्टा कुछ फायदा करके जाए, खासकर अगर अच्छी मात्रा में बारिश हो गई और साउथ राजस्थान में जो डैम्स हैं, छोटे मोटे बांध हैं, अगर उसमें पानी आ गया, छोटे ये जो तालाब होते हैं गाँव में, अगर इसमें पानी आ गया तो ये लाभदायक हो सकता है। लेकिन बड़ा मोटा मोटी अनुमान ये है कि अगले 48 घंटों में राजस्थान में तेज बारिश होगी, हवा भी चल सकती है और इसलिए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो जैसे कि आपने देखा, ये रिपोर्ट थी राजस्थान से। सिल्वर लाइनिंग देखी जा रही है कि एक कठिन वक्त में भी क्या कुछ लाभ हो सकता है, पर तैयारी उस तरीके से की गई है। बहरहाल जो बात हम लगातार 3-4 बार इस कार्यक्रम में कर चुके हैं वो है क्लाइमेट चेंज की। जी हाँ, ये बात वास्तविकता है और ये जान लीजिए। अरेबियन सी जो है, अरब महासागर, यहाँ पर इस तरीके के साइक्लोन बहुत कम आते थे या आते ही नहीं थे। ये बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते थे, बंगाल की खाड़ी में, लेकिन अब वहां कम हो रहे हैं और विशेषज्ञों का यह कहना है कि अरब महासागर में ये करीब 50-52% बढ़ गए हैं, यानी कि आपको तैयारी इधर भी करनी होगी। इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। हमने बात की डॉक्टर के.जे. सुरेश से, आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं मौसम विभाग के, और उनसे यही सवाल पूछा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जलवायु परिवर्तन की वजह से सब लोग जानते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एटमॉस्फेयर भी वार्म हो रहा है, ओशन भी वार्म हो रहा है रिलेटिवली। अब एटमॉस्फेयर का क्या है, 1.2 डिग्रीज तक ग्लोबली एवरेज्ड वार्मिंग हुआ है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अब तक। तो उससे क्या हुआ, अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का जो रिपोर्ट आया, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसके अनुसार क्या है, 1 डिग्री बढ़ने से एटमॉस्फेयर के पास 7% नमी जो है पहले के मुकाबले रखने की क्षमता बढ़ती है। जो एटमॉस्फेयर में क्षमता जब बढ़ती है ज्यादा नमी को रखने की, तो ज्यादा बारिश देने का भी क्षमता बढ़ता है। तो उसके साथ साथ ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, क्षमता जैसे बनेगी ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे तो ज्यादा बारिश होना है, ज्यादा बारिश होगा तो उसके साथ लाइटनिंग कहा होगा, तो लाइटनिंग भी उसकी मात्रा भी बढ़ी है। लाइटनिंग जो है 12% बढ़ गई है 1 डिग्री की वार्मिंग से। तो उसकी वजह से हम लाइटनिंग का भी उसकी प्रकोप जो है, इम्पैक्ट जो है हम देखने लगे। अब ओशन में अगर आएंगे, ओशन में जो हीट कंटेंट जो होती है, ऊपर की 700 मीटर की जो पानी, समुद्र की पानी होती है, उसके अंदर जो हीट है, गर्मी है, उसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर वो सब होता है। जहाँ साइक्लोन के लिए क्या होना है, 26 डिग्री से ज्यादा सी सरफेस की टेम्परेचर होना चाहिए। अभी ये वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन भी गर्म हो रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऊपर का 700 मीटर का जो पानी है समुद्र का, उसके अंदर जो गर्मी की मात्रा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। हमारा जो है ग्लोबली आप देखेंगे, पैसिफिक में, अटलांटिक में बहुत ज्यादा बढ़ा है, इसलिए साइक्लोन भी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है पैसिफिक का, अटलांटिक का। इसीलिए आपको देखने के लिए मिलता है, फिलीपाइंस में हो, चाइना में हो, बाकी जो वेस्ट पैसिफिक की कंट्रीज है, अमेरिका अटलांटिक से है, इतना साइक्लोन जो है वो झेल रहे हैं वो लोग। हमारे समुंदर की तरफ आएंगे, पहले बे ऑफ बंगाल ज्यादा गर्म होता था अरेबियन सी के मुकाबले। अब जो है अरेबियन सी की जो हीट कंटेंट है, जो गर्मी है टॉप 700 मीटर्स में,
उसकी जो है मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी है 2015 के बाद। 2015 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसका दोनों एटमॉस्फेयर का जो नमी का रखने की क्षमता एक तरफ से बढ़ी है, और दूसरी तरफ जो है ओशन की हीट कंटेंट से ही साइक्लोन का एनर्जी मिलता है। साइक्लोन जब समुद्र के ऊपर रहता है, उसका इंटेंसिफिकेशन का मेन कारण है ओशन से हीट ट्रांसफर, मॉइस्चर की ट्रांसफर होती है। उसकी वजह से 200-300 किलोमीटर की चारों ओर गहरे बादल एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घूमते रहे, वो इंटेंसिफाई भी होता है, बढ़ता रहता है। इसलिए जो जब साइक्लोन्स 2015 के बाद बनने लगे हैं, वो ज्यादा इंटेंस होने लगे हैं। जो हीट कंटेंट बढ़ने का कारण है क्लाइमेट चेंज है। साइक्लोन का सीजन है हमारा अप्रैल में, थोड़ा सा जून मानसून के ऑनसेट की टाइम में भी होती है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी होती है साइक्लोन सीजन बंगाल अरेबियन सी में। तो इस सीजन में जब भी बनती है, उसकी तीव्रता जो है या बे ऑफ बंगाल में बने, अरेबियन सी में बने, दोनों में तीव्रता बढ़ने की कारण जलवायु परिवर्तन है। और आइए आपको ये भी बता दें कि 17 जून को यानी कि कल एनडीटीवी की एक विशेष कॉन्क्लेव होने जा रही है, ठीक उसी जगह जहां पर मैं अभी बैठा हूं। ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। हमारी ये कॉन्क्लेव आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश को लेकर के दिन भर नामी गिरामी नामों के साथ और चेहरों के साथ चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात होगी, और जो प्रसिद्ध लोग हैं उनसे बात होगी। जाने माने नेता, अलग अलग हस्तियां जो अलग अलग क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, वो हिस्सा लेंगे। अब संभवतः आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन लोग कल दिन भर इस कॉन्क्लेव में रहेगा। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर यूपी की कॉन्क्लेव सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव से ज्यादा चुनाव में हो रही हिंसा का जिक्र हो रहा है, उसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना है कि कांग्रेस, सीपीएम, इन सब के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के साथ मिल करके हिंसा फैला रहे हैं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। वहीं पर पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो भी आज एक दौरे पर गए उन जगहों के जहां पर हिंसा हुई। दक्षिण 24 परगना में हिंसा हुई थी। इस सब के बीच में जब ये सब चल रहा है, एक तो हिंसा हो रही है, दूसरी चीज विपक्षी एकता को लेकर के जो बड़ी मीटिंग होनी है, अगर विपक्ष के ही अलग अलग दल आपस में एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं तो फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पश्चिम बंगाल से हमारी ये रिपोर्ट। मैं बंगाल के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि हिंसा इन चुनावों की पहली शिकार होगी। हिंसा का इस तरह चुपचाप सामना होगा कि जो लोग हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं उन्हें संविधान द्वारा कानूनन स्थायी तौर पर खामोश कर दिया जाएगा। बंगाल के शांति प्रिय लोगों को अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार है। फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर भानगर गए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का सख्त संदेश। यहीं से मौतों की खबर आई है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने देखा है उसके निष्पक्ष आकलन के आधार पर कार्रवाई होगी। हिंसा के निशान अब भी मौजूद थे। गुरुवार को गड़ी आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। राज्यपाल ने ये बताने से मना कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से क्या चर्चा की। ममता बनर्जी ने स्थानीय संगठन आईएसएफ पर हमला किया बंगाल में हिंसा का जिम्मेदार ठहराते हुए और कहा कि तृणमूल से ज्यादा विपक्षी दलों ने नामांकन किए हैं। जब आप सत्ता में थे तो लोगों को मारकर अपनी ताकत और मजबूती दिखाते थे। आज बीजेपी कांग्रेस को झूला झुला रही है तो कांग्रेस बीजेपी को।
और अब बीजेपी का नया बच्चा आया है जो अल्पसंख्यक आयोग से सामने आया है। एक अकेला विधायक और बड़े बड़े डायलॉग। आज किसने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी है? हमने। कोई और राज्य नहीं दे सका है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर हिंसा के लिए हमला बोला है और आरोप लगाया कि उनका प्रशासन कानून व्यवस्था लागू करने में नाकाम रहा। राज्य सरकार कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देती रही है कि पूरे पंचायत चुनाव में राज्य में केंद्रीय बल हो। नॉमिनेशन दाखिल करार जाएगा नहीं। वो कह रही है कि आईएसएफ, बीजेपी और कांग्रेस और सीपीएम को नामांकन का हक नहीं है। शोक मुल्ला गुंडागर्दी करेगा और हर कोई इसे स्वीकार करेगा। लोग विरोध करेंगे, बचाव करेंगे और जरूरत हुई तो बदला लेंगे। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है तो केंद्रीय सुरक्षा बल का इस्तेमाल करना होगा। और बस 2 बूथ में मामले सामने आए हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि हर कोई तलवार और ढाल लेकर आओ। वे तलवार और ढाल से हमारा कुछ नहीं कर सकते। संसदीय चुनाव केंद्रीय बलों के साथ होते हैं, राज्य के चुनाव भी होते हैं। वो जिलों में जाते हैं और लोगों को सताते हैं। मैं चाहती हूँ कि माँ और बहनें आगे आएं। मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ, माँओं और बहनों को आगे आने दें। माँ बहन साथ आए, आप मेरी ताकत हैं। आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक दलों के बीच में है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल यहाँ पे पहुंचे हैं, डॉक्टर सीवी आनंद बोस, स्थिति का पूरी तरीके से जायजा लेने के लिए। क्या हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं। नामांकन के प्रक्रिया के दौरान कैसे यहाँ पे हिंसा हुए थे। यहाँ पे गाड़ी अभी भी जल रहा है और धुआं अभी भी निकल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भांगर के विजयगंज बाजार से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आपको ये भी बता दें कि 17 जून को यानी कि कल एनडीटीवी की एक विशेष कॉन्क्लेव होने जा रही है, ठीक उसी जगह जहां पर मैं अभी बैठा हूं। ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। हमारी ये कॉन्क्लेव आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश को लेकर के दिन भर नामी गिरामी नामों के साथ और चेहरों के साथ चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बात होगी और जो प्रसिद्ध लोग हैं उनसे बात होगी। जाने माने नेता, अलग अलग हस्तियां जो अलग अलग क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं वो हिस्सा लेंगे। अब संभवतः आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन लोग कल दिन भर इस कॉन्क्लेव में रहेगा। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर यूपी की कॉन्क्लेव सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। और खबरों की खबर में आज इतना ही।